हेलो एवरीवन, आज हम लोग दूसरी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने सेल के स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और न्यूक्लियस एंड इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स और हैं जिसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं। क्या है वो? माइटोकॉन्ड्रिया, अनदर सेल ऑर्गेनेल्स। जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज होता है वो 0.2 से 2 यूएम तक होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को अगर सिंगुलर वर्ड में लिखना है तो माइटोकॉन्ड्रियन लिखते हैं। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, वो देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया वैसा जगह है जहाँ पे एरोबिक, एरोबिक मतलब जहाँ पे एयर के प्रेजेंट में जो रेस्पिरेशन होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो एयर के प्रेजेंट में नहीं होता उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। हम लोग में क्या कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर छोड़ते हैं। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसको एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, यहाँ पे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला गया है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों पावर हाउस किसको बोलते हैं? जहाँ पे पावर का जनरेशन मतलब पावर स्टोर होता है और टाइम टू टाइम जो है वो सेल को मिलते रहता है, क्योंकि सेल को एनर्जी की जरूरत है ताकि वो सारा काम कर सके। जैसे हम लोग फूड खाते हैं तो उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, तो वो एनर्जी एक जगह स्टोर होता है। हम लोग हर समय तो फूड नहीं खाते हैं, तो वो टाइम टू टाइम वो एनर्जी हमें जो मिलता है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही होता है। और जैसे बिजली हमारे घर में आती है तो बिजली एक पावर स्टेशन से आती है, तो वहां पे बिजली का स्टोरेज होता है, फिर उस बिजली को सारे जगह पहुंचाया जाता है। ठीक उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे शरीर के लिए एक पावर हाउस का काम करती है। और यहाँ पे एक वर्ड आया है एटीपी, तो ये जो सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करती है वो एटीपी के फॉर्म में करती है। और एटीपी को एक और नाम है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करती है और एनर्जी प्रोड्यूस करने का सबसे छोटा यूनिट है, तो इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू, क्या है, मेकिंग न्यू केमिकल कंपोनेंट एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। जो भी वर्क हो रहा है उसमें जो एनर्जी का यूज हो रहा है उस एनर्जी का यूज एटीपी के द्वारा हो रहा है, और कुछ नए सेल बन रहे हैं उसमें भी इसका एनर्जी जो यूज होता है वो भी इसकी वजह से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो मेम्ब्रेन कवरिंग होता है। सारे में हम लोग देखें मेम्ब्रेन कवरिंग होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन कवरिंग होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो स्मूथ और पोरस होता है, और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो मैट्रिक्स से भरा हुआ होता है, उसमें फोल्डिंग होता है जिस फोल्डिंग को क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, एक सिस्टर्नी भी था फोल्डिंग, वो किस में बोला गया था? सिस्टर्नी गोल्गी बॉडी में बोला गया था, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी बोला जाता है। दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे खास बात है कि इसमें अपना इसका डीएनए होता है, मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और अपना राइबोसोम होता है। Therefore, mitochondria are able to make some of their own protein. इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपना प्रोटीन खुद बना लेती है। तो अपना प्रोटीन तो जाहिर है बनाएगी ही, क्यों? क्योंकि उसके पास राइबोसोम है, और राइबोसोम ही प्रोटीन को बनाने में मदद करता है, इसलिए ये अपना प्रोटीन खुद बना लेता है। और हम लोगों ने देखा था एक राइबोसोम जो कहाँ पे प्रोटीन बना रहा था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहां भी राइबोसोम प्रेजेंट था जिसकी वजह से प्रोटीन बन रहा था। ऐसे प्रोटीन सेल के सारे पार्ट्स में बनते हैं जहां जहां भी राइबोसोम प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। अच्छा, इसमें जो राइबोसोम होगा वो 70S में प्रेजेंट होगा। वो हम लोग राइबोसोम में देखेंगे कि 70S क्या है और एक 80S क्या होता है। ठीक है, अब ये देखिए है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। इसमें दो मेम्ब्रेन था ना, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन।
तो और ये जो फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसी को क्रिस्टी बोला जाता है। आगे देखते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड भी एक अदर सेल ऑर्गेनेल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों ने देखा पावर हाउस ऑफ द सेल, जो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, एनर्जी का स्टोरेज करता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट भी है। अब प्लास्टिड, प्लास्टिड जो कि प्लांट सेल का मुख्य भाग है। प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल नॉट इन एनिमल सेल। और इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं प्लास्टिड का, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट को कलर्ड प्लास्टिड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कलर्ड प्लास्टिड? क्योंकि ये जो हम फोटोसिंथेसिस होता है वो ग्रीन प्लांट में होता है, और ग्रीन क्या है, एक तरह का कलर है, पिगमेंट है। तो वो जो होता है क्रोमोप्लास्ट में ही क्लोरोप्लास्ट एक होता है जिससे ग्रीन पिगमेंट निकलता है, और यही ग्रीन पिगमेंट जो होता है फोटोसिंथेसिस में मदद करता है एज ए क्लोरोफिल। तो ये ग्रीन पिगमेंट जो होता है स्ट्रोमा के रूप में जमा होता है। अब ये कलर प्लास्टिक में ग्रीन तो जो कॉमन है वो हम लोग देखें, इसमें दो अलग अलग और कलर पिगमेंट होते हैं जो कि येलो और ऑरेंज में होते हैं। उसका भी स्टोरेज में कुछ काम होता है। जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए लीफ है, इस लीफ में जो होगा इस तरह का बंडल लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि स्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है। इसी में ये क्लोरोप्लास्ट है और इसमें स्ट्रोमा के रूप में ये क्या करता है, पिगमेंट को स्टोर करता है। अब है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड होता है। इसमें क्या होगा, जो भी स्टार्च हुआ, ऑयल हुआ, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स हुआ, सारा चीज का स्टोरेज होगा। प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। अभी हम लोगों ने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, उसी तरह प्लास्टिड का भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। अब ये देखिए, एमाइलोप्लास्ट जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है। एमाइलोप्लास्ट स्टोर दैट इज अ पार्ट ऑफ प्लास्टिड and in amyloplast that store carbohydrate in the form of starch। और ये कहाँ होता है, पोटैटो में हम लोग को दिखता है, पोटैटो से सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। एक है इलायोप्लास्ट, ये होता है ऑयल और फैट का स्टोरेज करता है। एल्यूरोप्लास्ट ये प्रोटीन का स्टोरेज करता है। और ये सारे पार्ट्स है प्लास्टिड के, क्या जो हम लोगों ने पीछे वाले स्लाइड में देखा था, एक क्रोमोप्लास्ट था और एक ल्यूकोप्लास्ट था। तो ये ल्यूकोप्लास्ट का पार्ट्स है। अब ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। अब हम लोग देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम बहुत बार आ रहा है, आखिर राइबोसोम है क्या? तो राइबोसोम आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, मतलब दाने के जैसा स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल्स बाय जॉर्ज पैलेड। जॉर्ज पैलेड के द्वारा 1953 में राइबोसोम को देखा गया एक दानेदार स्ट्रक्चर के रूप में। ये राइबोसोम किसका बना होता है, आरएनए और प्रोटीन का, एंड आर सराउंडेड बाय नॉट एनी मेम्ब्रेन। और यही राइबोसोम है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। बाकी सब में हम लोगों ने देखा कि मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बॉडी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन राइबोसोम में मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होता है। अब इसमें देखिए, यूकैरियोटिक में जो होगा राइबोसोम वो किस तरह प्रेजेंट होगा, और प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम किस तरह से प्रेजेंट होगा, ये हम लोग देखते हैं। तो यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो एटीएस के रूप में प्रेजेंट होगा। और इसका जो ये दो पार्ट्स, इसका यूनिट है 60S और 40S। और ये जो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होगा वो 70S, मतलब 50S और 30S। और यहाँ एस क्या है, एस इज द सेवेजर यूनिट। एक सेवेजर साइंटिस्ट उनके नाम पे इस यूनिट का नाम दिया गया। ये दो पार्ट्स है राइबोसोम का, दो यूनिट है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अलग अलग होता है। ये देखिए राइबोसोम जो दानेदार स्ट्रक्चर है। फिर है साइटोप्लाज्म, अनदर सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल कहें या जो सेल ऑर्गेनेल इसमें embedded होता है वो कहें, not it is cell organelle, it is a embedded part in which cell organelles are embedded.
It is a fluid-like structure. Fluid inside the cell enclosed by plasma membrane. Plasma membrane के अंदर में जो भी fluid structure होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं. ये थोड़ा विस्कस होता है, मतलब विस्कस करने का मतलब इसमें वाटर ज्यादा होता है. इसको साइटोसोल भी बोलते हैं. साइटोसोल क्यों? क्योंकि ये सेल का लिक्विड है, इसलिए साइटोसोल. मेनी सेल ऑर्गेनेल्स आर एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म. इसका सिग्निफिकेंस क्या है देखते हैं. कंटेन्स डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स. इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व होता है. ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म and each perform a specific function without which the cell cannot function as a whole. और जिसकी क्या बोलते हैं, सारे सेल ऑर्गेनेल इसमें प्रेजेंट है और सारे सेल ऑर्गेनेल्स का एक अलग ही काम है. अगर कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होगा सेल के अंदर तो उसको काम करने में कठिनाई होगी या नहीं कर पाएगा. हेल्प इन सेलुलर रेस्पिरेशन. एक और बात, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद कर रहा था, साइटोसोल या क्या इसको बोलते हैं, साइटोसोल जो है ये भी सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद करता विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन. जो साइटोप्लाज्मिक नॉन सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म, जो उसमें नॉन सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है वो उसमें साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन में मदद करता है. अब है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. एक वर्ड है, देखते वो क्या है. मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म जो मूव करता है विद इन अ सेल टर्म्ड एज साइक्लोसिस. उस प्रोसेस को जिसमें वो मूवमेंट कर रहा है उसको हम एक वर्ड दिए हैं साइक्लोसिस. ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मेटाबोलाइट्स, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स. इसमें क्या होगा कि सारा सेल ऑर्गेनेल्स में ये मूवमेंट होगा. फिर एक अदर पार्ट है सेंट्रोसोम. ये देखिए सन जैसा स्ट्रक्चर है. ये नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है. अभी राइबोसोम के बारे में हम लोग देखा कि नॉन मेम्ब्रेन है. सेंट्रोसोम भी नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स है जो कि प्लांट में पाया जाता है. हेल्प इन सेल डिवीजन. सेंट्रियोल फाउंड इन पेयर, और ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म में. सेंट्रोसोम. फिर क्या है पैरोक्सीजोम. इसमें क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है प्रेजेंट जो डिटॉक्सिफिकेशन करने में मदद करता है, और ये भी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है. और ज्यादा ये कहाँ पाया जाता है, तो किडनी और लीवर सेल में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है. मेम्ब्रेन बॉन्ड पैकेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम. It protects the cell from its own production of toxic hydrogen peroxide. पेरोक्सीजोम में क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 बनाता है जो खुद के लिए ही जहर का काम है, तो इससे भी ये खुद को बचाता है. फिर एक और पार्ट है सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स क्या है? The main function of centriole is to help the cell division. अब ये सेल डिवीजन जो आ रहा है, सेल डिवीजन का मतलब है कि एक सेल से दूसरे सेल का बनना. ये हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन होता कैसे है. तो इसका जो मेन काम है सेंट्रियोल का, तो सेल डिवीजन में मदद करना एनिमल सेल में. इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर. स्पिंडल फाइबर बनाने में भी ये मदद करता है, जिसका काम क्या होता है, क्रोमोसोम को सेल डिवीजन के समय पे हटाते रहना. दो तरह से सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस. अब देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, एक अनदर सेल ऑर्गेनेल. माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर होगा. Microtubules are largest type of filament and are composed of a protein. और प्रोटीन का बना होता है जिसको ट्यूबुलिन कहते हैं. ये इसका काम क्या है, give shape to cell and cellular membrane. इस सेल मूवमेंट में मदद करता है which include contraction in muscle cell and more. और transportation of specific organelles within the cell via microtubule, इसलिए इसको रोडवेज और कन्वेयर बेल्ट्स भी बोला जाता है. किसे? माइक्रोट्यूब्यूल को. आज हम लोगों ने सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो बचे हुए थे उसके बारे में पढ़ा. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा.